तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत कब पड़ गई? तो देखो, जब मैंने कहा कि मेरे पास एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है, और आपको पता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml² by 12 होता है, ठीक है। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके एज से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर एक चीज क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आप इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्रेरी शेप का एक बॉडी कंसीडर किया, किसी भी शेप का बॉडी हो सकता है ये, और यहाँ पर एक एक्सिस है ए बी एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ओके, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और यहाँ पर एक और एक्सिस है ई एफ जो इस एक्सिस के पैरेलल है, और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये इसके अबाउट सेंटर ऑफ इसके अबाउट जो है ईएफ के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो रिजिड बॉडी है ये बहुत सारे मासेस से बना हुआ है, बहुत सारे मासेस से बना हुआ है, जैसे m1 मासेस, m2 मासेस, लाइक दिस इसमें टोटल कितने मासेस हैं? n मासेस है, ठीक है। ये बहुत सारे मासेस से बना हुआ है, ये मासेस इस तरह से, और ये सभी जो मासेस हैं m1 m2 m3 डैश 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 mn, ये इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, मतलब इसका पोजीशन जो है वो r1 है, इसका पोजीशन r2 है, लाइक दिस rn, ओके, फ्रॉम ए बी एक्सिस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मासेस कंसीडर कर लो ना यहाँ पर, एक मैं कंसीडर करके बता रहा हूँ, जैसे ये m1 मास है, ठीक है, तो ये एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? r1 डिस्टेंस पर है। इसी तरह से बहुत सारे मासेस है, मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं करूंगा, फिगर फिर कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, ठीक है। तो ये m1 m3 बहुत सारे मासेस हैं जो ए बी एक्सिस से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 डैश डैश लाइक दिस है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें मान लो एक ith पार्टिकल है, इतने सारे पार्टिकल्स में एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया ith पार्टिकल्स, और मैंने कहा कि ith पार्टिकल जो है यहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर जो भी है r है, वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ith पार्टिकल्स जो है वो ए बी एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि ये ith पार्टिकल जो है इस वाले एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया हुआ डी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। तो आप बताओ, आपको ट्रायंगल लॉ यहाँ पर दिख रहा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये फर्स्ट वेक्टर जिसको आपने डी नाम दिया, ये सेकंड वेक्टर जिसको आपने आर नाम दिया, ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये डिस्टेंस ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस, ट्रायंगल लॉ रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके। ए स्क्वायर कहने का मतलब आर आई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 RI d cos थीटा, यही फॉर्मूला था, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू RI स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 RI d cos थीटा, ठीक है। ये आर क्या है ये मैं आपको बता दूं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम एक्सिस EF, फ्रॉम एक्सिस EF। ये फिगर 3D में है, इसीलिए थोड़ा इमेजिन करो, आपको लग रहा होगा सर ये तो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड नहीं है, 3D में आप सोचोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक्सिस है आपका इस तरह से, और यहाँ पर मासेस जो है वो यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर आई क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ओके, और ये कैपिटल आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम EF एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना, मास इंटू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, EF एक्सिस के अबाउट अगर मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है EF एक्सिस के अबाउट, तो आप लिखोगे, एक मासेस तो है नहीं, बहुत सारे मासेस, ठीक है, तो सारे मासेस का क्या करना पड़ेगा आपको? समेशन करना पड़ेगा, एम आई, वेयर आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेकर m तक, 1 से लेकर के m तक, ठीक है। ये मास हो गया, इनटू मास के बाद फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर, ये होता है ना, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस। तो मास और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को तो आपने आर स्क्वायर माना, यहाँ पे लिखो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, समेशन एम आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, और इसका वैल्यू कितना है? आर आई का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 RI d cos थीटा, ओके। बस अब कैलकुलेशन करना और आंसर आ जाएगा, समेशन एम आई आर आई का होल स्क्वायर प्लस समेशन, सेपरेट कर रहा हूँ समेशन को,
एम आई डी स्क्वायर प्लस 2 डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, समेशन एम आई आर आई कॉस थीटा, ठीक है, सब समेशन को सेपरेट कर दिया, एम आई आर आई स्क्वायर, एम आई आर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास, ये सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही था ना। R1 क्या माना था मैंने, स्मॉल जो आई, स्मॉल r जो किसको माना था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ए बी, तो ये वाला पार्ट तो बन जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें d जो है वो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाएगा, सारे मासेस को जोड़ोगे तो ये टोटल मास आ जाएगा m, और ये हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे बॉडी का जो मास है वो कितना है, m है, ओके, m d स्क्वायर प्लस 2 d, ओके। अब यहीं पर आपको समझना है, ये चीज आपने पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ये होता क्या है, जब आप मास को मल्टीप्लाई कर देते हो उसके पोजीशन वेक्टर के साथ, तो ये बन जाता है मास मोमेंट, मास मोमेंट, ठीक है, ये बन गया मास मोमेंट, तो यहाँ पर ये मास मोमेंट है। और आपको याद होगा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका जो मास मोमेंट होता है वो सेम होता है, याद करो ये फॉर्मूला, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, अगर मैं ऐसे लिखूं m1 r1 माइनस m2 r2 इज इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ पर यही चीज है, ये मास मोमेंट है, ठीक ना, सभी का मास मोमेंट का एडिशन, जितने भी मास मोमेंट को आप ऐड करोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने भी मास मोमेंट है उनको ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या हो गया, 0, ठीक ना। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये जो मास मोमेंट है वो किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट क्या होता है, सेम होता है, और सेम होने का मतलब समझ, जब आप उनको ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो ये टर्म 0 हो गया। EF के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, EF के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस m इनटू d स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ओके। जिसको कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं और आंसर बताते हैं। इस थ्योरम में करना क्या है कि कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से पैरेलल में है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत इजी है, IC प्लस md स्क्वायर, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। ये आपका रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 2, तो आपसे पूछा है इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो आपने देखा ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, I इज इक्वल टू IC प्लस m d स्क्वायर, IC का वैल्यू है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m d कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, फिगर देख करके ये पता चल गया कि d का वैल्यू तो l बाई 2 है, यहाँ लिखोगे l स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर कर दिया तो l स्क्वायर बाई 4, सॉल्व किया ml स्क्वायर बाई 3, ये भी आपको याद रखना है, ये रिजल्ट भी आप याद रखो, याद करो, मैंने आपके थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट ml स्क्वायर बाई 3, वो जनरल फॉर्मूला I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा वाले कॉन्सेप्ट से भी यही रिजल्ट आ रहा था, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी यही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता है, और एज के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 होता है, ठीक है। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन, प्रूफ, और कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसको और क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ है, इस यूनिफॉर्म डिस्क का मास है m और रेडियस जो है वो है r, आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है जो इसके एज से पास कर रहा है और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, एज से पास कर रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो आप बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आपने कहा कि ये एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के पैरेलल है, और सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है d, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे IC प्लस md स्क्वायर, ओके। IC कितना होता है m r स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस m, इसमें d का वैल्यू जो है देखो रेडियस के इक्वल है, ओके, तो ये रेडियस के इक्वल हो गया mr स्क्वायर, ओके। तो IC प्लस md स्क्वायर वैल्यू पुट किया और आंसर आ रहा है 3mr स्क्वायर बाई 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और मास m है, उस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट के अलोंग, ठीक ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट क्या होगा। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल सेंटर में होता है, और अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एक्सिस ड्रॉ करूँ जो इसके पैरेलल होता है,
ठीक है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है, आईसी होता है। फॉर्मूला यूज कर लो इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, याद कर लो, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। सॉलिड के लिए अगर हॉलो होता है तो 3/5 होता है, और प्लस एम डी स्क्वायर। एम यहाँ पर डी का वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पर डी का वर्क जो है वो रेडियस कर रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक रॉड है और इस रॉड से 2r डिस्टेंस पर एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ है 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। यहाँ पर एक रिंग अटैच है, थिन रिंग, इसका रेडियस स्मॉल r और मास m है। तो आपको बताना है इस रॉड के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, ठीक है। क्योंकि जब आप रॉड को रोटेट करोगे ये पूरा रिंग जो है वो रोटेट करेगा इस तरह से। तो आप कहोगे अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इस एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ये एक्सिस ड्रॉ किया जा सकता है इसके पैरेलल, और ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, आईसी होता है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। ओके, आईसी का वैल्यू रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर लिख दिया, प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ पर डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो डी का यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक आर है, 3r। ओके, तो यहाँ लिखोगे m इंटू 3r का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा m, ये कैपिटल R गलती से लिख दिया, एम आर स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 9 m r स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 10 m r स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका टोटल मास m है, लेंथ आपका l है, ब्रेथ जो है वो p है। आपको ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको इसमें एक चीज तो पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आईसी, आपको याद होगा, याद करो वो कॉन्सेप्ट रॉड वाला, रॉड को कॉम्बो करके रेक्टेंगल बना दिया था। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो इसके अबाउट होता है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है, इसके अबाउट होता है कौन से लेंथ को कट कर रहा है, बी को कट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे एम बी स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई सी कितना है, एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ पर डी जो है वो कितना होगा, तो डी ये रहेगा, डी जो है वो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर डी का जो वर्क कर रहा है वो डी का हाफ कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसका भी वही हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 3, ठीक। उसी तरह से यही वर्क मैं यहाँ पर भी करूंगा, यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, दोनों एक्सिस के बीच का जो गैप है वो एल बाई 2 है, तो फॉर्मूला यूज करोगे आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ पर लिखोगे एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, इस आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसकी जरूरत कब पड़ गई, तो देखो अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका लेंथ और ब्रेथ एज यूजुअल एल है और बी है, ये एल है और ये बी है। तो इससे रिलेटेड आपने इतना कुछ पढ़ लिया कि इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यहाँ पर होता है एम बी स्क्वायर बाई 12, नो डाउट पता है आपको। इसके अबाउट भी आपको पता है, ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नहीं इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है, ओके, इस एक्सिस के अबाउट बताओ। अगर इस एक्सिस को आप एक्स मान रहे हो तो आई एक्स आपको पता है, ओके, उसी तरह से आपको आई वाई भी पता है, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जेड एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, एक्स एक्सिस के अबाउट पता है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर लेते हैं होता कितना है। वैसे कुछ ज्यादा नहीं है थ्योरम में कुछ भी, जेड एक्सिस के अबाउट होता है आई एक्स प्लस आई वाई, सिंपली ऐड कर देना, यही है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट ऐड कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको जेड एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, ठीक है। इसको प्रूफ अगर आप करना चाह रहे हो, छोटा सा प्रूफ है, देख लो आप इसका। प्रूफ ये है कि मान लो ये कोई बॉडी है, आर्बिट्ररी शेप का कोई बॉडी है, ठीक है, ये लैमिना है, ओके, लैमिना मतलब समझते हैं सीट है, 2D है ये, ओके, ठीक है। और यहाँ पे ये लैमिना है, 2D फिगर है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये इसका मान लो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस, और एक ऑफ कोर्स ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया,
ठीक, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, मान लो वो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर, इस पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से y1 डिस्टेंस, y डिस्टेंस पर है मान लो, ठीक है। y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर मान लो, और z एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो z एक्सिस से मान लो r डिस्टेंस पर है, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट लिखते हो ना इसका x, y, z, तो मैं z नहीं लिख रहा हूँ, r लिख दे रहा हूँ, ठीक है। z लिखना है तो z भी लिख सकते हो। अगर मैं पूछूंगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m d स्क्वायर m r स्क्वायर, m x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, तो आप लिखोगे m y, ठीक है। उसी तरह से y एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, टोटल मास इसका कितना है, m है, ओके, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, m x स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से z एक्सिस के अबाउट क्या होगा, m, और z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन आपने लिख लिया, इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड करो, आई एक्स प्लस आई वाई वाई, इस तरह से इन दोनों को ऐड करो पहले, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ऐड करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब फिगर देखो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये ट्रायंगल देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, जिसमें ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस r है। तो ये फिगर के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मगर एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वेशन 3 से देखो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि आई एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करोगे तो आपको जेड एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका यूज करते हैं और इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, इसको अगर आप एक्स मान रहे हो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12, वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया, एम कॉमन 12 कॉमन, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये हो गया जेड एक्सिस के अबाउट, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर मैं कहूँगी ये स्क्वायर प्लेट होता, 4 स्क्वायर प्लेट, अगर ये स्क्वायर प्लेट होता तो क्या सिचुएशन होता, कुछ नहीं, लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों सेम हो जाता, उस केस में जो रिजल्ट आता है कुछ ऐसा आता, आई जेड एक्सिस के अबाउट एम बाई 12 और एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 एल स्क्वायर 2 से ये कैंसिल हो जाता है, तो जेड एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट में आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये स्क्वायर प्लेट है, अगर ये स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ एल है, जिसका साइड लेंथ जो है वो एल है, तो जेड एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा, एम एल बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर प्लेट होता तो इस एक्सिस के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 6, ये रहा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ऐसे हम लोग यूज करते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है, साइड लेंथ a है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो डायगोनल के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है आपको डायगोनल के अबाउट, ठीक है। तो डायगोनल के अबाउट आपको फाइंड आउट करना है। आपको स्क्वायर प्लेट से रिलेटेड एक बात तो पता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्क्वायर प्लेट में z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 6 होता है, इसको याद रखना है आपको, एम एल स्क्वायर बाई 6 होता है, ठीक है। इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, देखो कैसे। अगर मैं कहूँ कि इसके अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई है, तो ये वाले डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, सिमेट्री से, ठीक ना। चाहे आप स्क्वायर प्लेट को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, दोनों केस में प्रॉब्लम सेम ही होगा रोटेट करने में। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इस डायगोनल के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, मगर डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो कितने पर कट करता है, 90 डिग्री पर कट करता है। मतलब समझ रहे हो, ये आपका एक्स एक्सिस बन सकता है, ये एक्स एक्सिस बन सकता है, और ये वाई एक्सिस बन सकता है, और ये एक होगा जेड एक्सिस, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। इसके अबाउट मैंने आई माना है और इसके अबाउट भी सेम है, आई इज इक्वल टू आई जेड, अभी आपने पढ़ा कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 6 होता है, यहाँ पर साइड लेंथ ए है तो यहाँ पर लिखोगे एम ए स्क्वायर बाई 6, तो 2i इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6, तो आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 के जी मीटर स्क्वायर इज द आंसर, ओके। आप चाहो तो इसको भी, इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो इन केस ऑफ डायगोनल, डायगोनल के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है,
इसी तरह से और भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक डिस्क है, यहाँ पर एक डिस्क है या रिंग है जो भी आप ले सकते हो। ओके, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो इसके प्लेन से पास कर रहा है, इसके प्लेन से इस तरह से, ठीक है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। यही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई कर दो। आपको पता है कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो एक और एक्सिस होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके अबाउट भी क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है। इसमें कितना होता है जेड एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करो, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये दोनों सेम है, आई प्लस आई इज इक्वल टू जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4। इसके डायमीटर के अबाउट, ऐसे भी कह सकते हो इसके डायमीटर के अबाउट, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर ये डिस्क नहीं होकर के रिंग होता, तो रिंग होता तो ज़्यादा कुछ नहीं, यही रिजल्ट रहता, बस यहाँ पर एम आर स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है। तो इन केस ऑफ रिंग, ओके, डायमीटर के अबाउट रिजल्ट आता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये सब रिजल्ट याद भी रख सकते हो, और नहीं तो आप उस टाइम डिराइव भी कर लेना। ओके, याद रखोगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं। नोट पॉइंट ये है कि आपका ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो सिर्फ 2D बॉडी के लिए वैलिड है, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है। जैसे कि ये वैलिड है सिर्फ शीट के लिए, या आपका हो लैमिना के लिए, इस टाइप की बॉडी के लिए ये वैलिड है। अगर आप इसको 3D बॉडी में अप्लाई करोगे तो आप 3D के केस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन आप समझ सकते हो, ठीक ना। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, शीट बॉडी के लिए, शीट टाइप बॉडी जिसमें 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए सिर्फ वैलिड है, 3D बॉडी के लिए वैलिड नहीं। मगर जब आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो हर टाइप की बॉडी के लिए वैलिड है, ठीक है। ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये ऑल टाइप ऑफ बॉडी, ऑल टाइप ऑफ बॉडी, चाहे वो 2D हो या 3D हो, सभी के लिए ये वैलिड है। मगर वो लिमिटेशन किसमें है, सिर्फ लिमिटेशन जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सिर्फ अप्लाई होता है 2D बॉडी में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रिंग है वो इस तरह से अटैच है, मास m है और रेडियस r है, मास m है रेडियस r है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आप दो रिंग को इस तरह से अटैच करोगे तो ऑफकोर्स एक रिंग जो है वो आपको इस तरह से दिखेगा 2D में सामने से दिखेगा, और दूसरा रिंग जो आपको 3D में दिखेगा इस तरह से। दोनों रिंग सामने तो नहीं रहेंगे ना, आपने देखा होगा चेन जैसा होता है, चेन आपने देखा होगा इस तरह से जो चेन होता है, इस तरह से जो अटैच होता है, एक चेन दूसरी चेन से अटैच होता है, तो उसमें एक चेन आपके फेस की तरफ होता है और एक चेन में आप उसका साइड व्यू देखते हो। तो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी है, दोनों रिंग आप एक साथ नहीं देख पाओगे, एक रिंग का आपको फ्रंट फेस दिखेगा तो दूसरे रिंग का आपको साइड फेस दिखेगा। अगर आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है सच दैट ये लेंथ जो है वो डबल टाइम्स ऑफ रेडियस 2r लेंथ का है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये जो एक्सिस है ये मेरा पेन है, इस तरह से ये पेन है, और इस पेन से यहाँ पर एक, यहाँ तक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक रिंग है, और उसके बाद दूसरे रिंग से अटैच दूसरा रिंग है। तो मैं इसको इजी फिगर यहाँ पर बना देता हूँ उसका, कि मान लो ये आपका एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करने वाले हैं, तो यहाँ से ये स्ट्रिंग है, ठीक। पहले जो आप रोटेट करोगे तो ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये वाला फेस तो आपको ऐसे दिखाई दे देगा, ये जो आप फेस देख रहे हो ये फ्रंट फेस है। तो जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो देखो ये आपको जो है ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो फेस है ये आपको ऐसे दिखाई देगा, लाइक दिस, ठीक है। एक का आप साइड व्यू देख पाओगे और दूसरा का फ्रंट व्यू देख पाओगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि ये जो है, ये वाला जो रिंग है फर्स्ट रिंग, वो आपको इस वाले प्लेन में दिखेगा, ओके, और सेकंड वाला जो रिंग है ये आपको बिल्कुल फ्रंट फेस वाले में दिखेगा इस तरह से, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्टेंस जो है वो 2r है, ओके, इसका रेडियस और मास m है और रेडियस r है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पर दो बॉडी आपको दिख रहा है, इसको फर्स्ट बॉडी मानेंगे, इसको सेकंड बॉडी मानते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए फर्स्ट बॉडी के लिए, और फर्स्ट बॉडी एक्सिस ये है, ओके। इस एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ एक और एक्सिस, और यहाँ पर मैं सिंपली यूज करने वाला हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d, ओके। फर्स्ट बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट IC प्लस md स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पता है आपको, रिंग के लिए सिंपली mr स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, इस एक्सिस से डिस्टेंस मास इंटू डिस्टेंस 2r प्लस r 3r का होल स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 mr स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
अब हम लोग वर्क करेंगे किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, सेकंड रिंग के लिए। ये सेकंड रिंग और ये सेकंड रिंग, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वाले रिंग को अभी भूल जाओ आप, ये वाला रिंग है, ठीक। फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो ये रहा, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। मगर ये सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रहा है, मगर किससे पास कर रहा है, इसके डायमीटर से पास कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं था, ये डायमीटर वाला पार्ट हो गया, ठीक ना। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिंग के केस में डायमीटर के अबाउट होता है mr²/2। ये प्रूफ किया था यहाँ पर, रिंग के डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको याद रखोगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। तो यहाँ पर यही यूज करने वाले, डायमीटर के अबाउट हो गया mr²/2। अब हम लोग यूज कर लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d हो गया, तो सेकंड केस के लिए I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी का वैल्यू है mr²/2 प्लस एम डी स्क्वायर। एम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है r, सॉरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2r, 3r, 4r, 5r, दैट इज 5r का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका mr²/2 प्लस 25 mr², दिस कम आउट टू बी 51 mr²/2। इक्वेशन 2। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, आप इसको सिंपली अल्जेब्रिकली ऐड कर दो, I1 प्लस I2, दैट कम आउट टू बी 10 mr² प्लस 51/2 mr²। ये हो जाएगा आपका 71 mr²/2 kg मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक आपको सिस्टम दिख रहा होगा जिसमें 3 रिंग है, 3 आइडेंटिकल रिंग है जिसका रेडियस r और मास m है, और इस तरह से अरेंज है सच दैट अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करूँ तो मुझको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एक्सिस y एक्सिस के अबाउट, y डैश एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, मतलब इसमें 3 बॉडी इन्वॉल्व है, तीनों बॉडी का अलग से फाइंड आउट करेंगे और सिंपली ऐड कर देंगे कि स्केलर क्वांटिटी है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी के लिए सॉल्व करेंगे और ऐड कर देंगे, सभी के लिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एज के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, ठीक ना। अगर वो वैल्यू नहीं आते तो हम लोग डिराइव भी कर लेंगे, ओके, और अप्लाई करेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये आपका बॉडी है, इस तरह से एक रिंग है, और ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस जो है इसके एज से पास कर रहा है, ये एक्सिस जो है इसके एज से पास कर रहा है। तो आपको याद होगा कि अगर ये कोई रिंग होता था और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो होता था mr²/2 होता था रिंग के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रहा था परपेंडिकुलर एक्सिस पर, वहां पर ये आपको बताया था। अब यहाँ देखो, ये एक्सिस जो है ना यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से, इसके एज से। तो कहने का मतलब अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो यहाँ पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो इसके अबाउट हो जाएगा I इज इक्वल टू आई सी, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर आप यूज कर सकते हो। आई सी का वैल्यू है mr²/2 प्लस एम डी का वैल्यू जो है यहाँ पर r के ही इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। मतलब फर्स्ट के लिए मैंने सॉल्व कर लिया, I1 का वैल्यू जो है वो है mr² 3/2, ठीक है। सेम सिचुएशन जो है वो 2 के लिए भी, 2 को भी देखो, 2 का भी सिचुएशन वही है जो 1 का सिचुएशन है, तो I2 भी जो हो जाएगा वो 3/2 mr² हो जाएगा, ठीक है। और I3 के लिए तो सबसे इजी है, क्योंकि I3 का सिचुएशन ये है कि ये आपका I3 है और ये जो एक्सिस है ये सिंपली इसके डायमीटर से पास करता है, और डायमीटर के अबाउट आपको मैंने बता दिया है कितना होता है, mr²/2 होता है इन केस ऑफ रिंग। अगर ये डिस्क होता है तो mr²/4 हो जाता है, ठीक है। तो I3 का वैल्यू हो गया सिंपली mr²/2। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर दो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस अलजेब्रिकली ऐड कर दो, ओके। सभी में एक चीज कॉमन है, mr²/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 से इसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 mr², और I3 का वैल्यू लिखोगे mr²/2। ये सॉल्व करके आ जाएगा 7 mr²/2, ओके। इसका यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ पर 4 स्क्वायर भी हो सकता था, ओके, 5 स्क्वायर भी हो सकता था। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझो और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उसको आप याद रखो, जैसे डायमीटर के अबाउट क्या होता है,
ठीक ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, एज के अबाउट क्या होता है, अगर नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी टाइम उसको डिराइव कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर डिराइव कर लिया था।